पारदर्शी नीले रंग के डिजिटल पैनल को घूर रहा था जो हवा में तैर रहा था। 10 पद्म रुपये की वह असंभव सी संख्या उसकी आंखों में किसी जादुई रोशनी की तरह चमक रही थी। वह इस सुपर रिच सिस्टम की सच्चाई को पूरी तरह से हजम करने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी इन्फर्मरी का दरवाजा हल्की सी चरमराती आवाज के साथ खुला। ख्यालों के समंदर में डूबा आर्यन अचानक चौंका और उसने दरवाजे की तरफ देखा। वहां एक बेहद खूबसूरत लेकिन उदास चेहरे वाली महिला खड़ी थी। उसने एक कड़क सफेद डॉक्टर कोट पहना हुआ था जिसके नीचे एक सादी लेकिन सलीके से पहनी गई सूती साड़ी थी। यह डॉ अनन्या जोशी थी जो रॉयल हेरिटेज यूनिवर्सिटी की चीफ मेडिकल ऑफिसर थी। उनकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास थी, लेकिन उनके चेहरे की गंभीरता और आंखों की गहराई उन्हें उम्र से थोड़ा और परिपक्व दिखाती थी। उनकी शादी को कुछ ही साल हुए थे और अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं था। डॉ अनन्या के पति राकेश मुंबई में एक छोटी सी एक्सपोर्ट कंपनी के मालिक थे। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी एकदम परफेक्ट लगती थी, एक पढ़ी लिखी डॉक्टर पत्नी और एक बिजनेसमैन पति। लेकिन यूनिवर्सिटी के स्टाफ रूम्स और गलियारों में दबी जुबान में कुछ और ही कानाफूसी होती थी। अफवाहें थीं कि डॉ अनन्या और उनके पति के बीच के रिश्ते अब महज एक टूटे हुए धागे से लटके हैं और बात तलाक तक पहुंच चुकी है। कहा जाता था कि राकेश एक बेहद महत्वाकांक्षी और लालची इंसान था। अपनी छोटी सी कंपनी को रातों रात एक बड़ा कॉर्पोरेट एम्पायर बनाने के अंधे जुनून में वह किसी भी हद तक गिरने को तैयार था। कुछ ही महीने पहले एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ करोड़ों की डील क्रैक करने के लिए राकेश ने डॉ अनन्या पर दबाव डाला था कि वह उसके क्लाइंट्स के साथ होने वाली लेट नाइट पार्टियों में शामिल हो और उनके साथ शराब पिए। अनन्या जो अपने उसूलों की पक्की थी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। लेकिन राकेश की नीचता की कोई सीमा नहीं थी। अफवाहों के अनुसार एक रात जब अनन्या हार मानकर एक बिजनेस डिनर पर गई थी, तो राकेश ने चुपके से अपनी ही पत्नी की ड्रिंक में नशीली दवा मिला दी थी ताकि वह बेहोश हो जाए और वह कंपनी के उस अय्याश बॉस के साथ उसे एक रात के लिए कमरे में छोड़ सके। लेकिन किस्मत से अनन्या को उस ड्रिंक का पहला घूंट लेते ही कुछ कड़वाहट और अजीब सी गंध का एहसास हो गया था। इससे पहले कि दवा अपना पूरा असर दिखा पाती और राकेश वॉशरूम से वापस आता, अनन्या को अपने पति की इस खौफनाक और घिनौनी साजिश का अंदाजा लग गया। वह बदहवास हालत में अपनी जान और आबरू बचाकर वहां से भागी और सीधे यूनिवर्सिटी कैंपस आ गईं। उस खौफनाक रात के बाद से डॉ अनन्या कभी वापस उस घर में नहीं गई जिसे वह अपना आशियाना समझती थी। उन्होंने कैंपस के ही स्टाफ क्वार्टर में पनाह ले ली थी। इन दिनों वह शहर के एक नामी वकील के संपर्क में थी ताकि उस शैतान पति से कानूनी तौर पर तलाक ले सके। शायद यही वजह थी कि उनकी गहरी काली आंखों में हमेशा एक खामोश दर्द और दुनिया के प्रति एक अजीब सी बेरुखी तैरती रहती थी। आर्यन, अब तुम होश में हो तो यहाँ से जा सकते हो, डॉ अनन्या ने कमरे में दाखिल होते हुए एक ठंडी लेकिन परवाह से भरी आवाज में कहा। उनकी नजर आर्यन के पीले पड़े चेहरे पर थी। उन्होंने आगे कहा, रूम पर वापस जाने के बाद कुछ अच्छा और पौष्टिक खाना खाना। तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर हो गया है। तुम्हारी पल्स रेट और ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत ज्यादा गिर गए थे। इसे इस तरह नजरअंदाज मत करो। जिंदगी बहुत बड़ी है आर्यन, थोड़ा आशावादी बनो। प्यार, मोहब्बत की इन छोटी मोटी और फालतू चीजों को अपने दिमाग और अपनी सेहत पर इतना हावी मत होने दो कि तुम्हारी जान पर बनाए। आर्यन ने पलकें झपकाई। उसे लगा जैसे डॉ अनन्या सिर्फ उसे नहीं बल्कि खुद को भी यही बात समझा रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉ अनन्या, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा, आर्यन ने कहा। वह धीरे से बिस्तर से उठा और अपने पैर जमीन पर रखे। वह अभी भी थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा था। उसके कदम थोड़े लड़खड़ा रहे थे और सिर में हल्का सा भारीपन था, लेकिन सीने में जो दर्द सानिया के धोखे से उठा था वह अब उस अनंत दौलत के एहसास के नीचे कहीं दब चुका था। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और इन्फर्मरी से बाहर निकल गया। डॉ अनन्या ने आर्यन को लड़खड़ाते हुए जाते देखा और एक गहरी दर्द भरी आह भरी। हे भगवान, आजकल के ये बच्चे, क्या वाकई इस उम्र में प्यार का भूत लोगों को इतना अंधा कर देता है कि वो अपनी जान की परवाह भी नहीं करते?
उन्होंने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। आर्यन को देखकर उन्हें अचानक अपने उस धोखेबाज पति की याद आ गई। जब वे दोनों यूनिवर्सिटी में थे तो उनका प्यार भी किसी फेरी टेल जैसा था। राकेश भी आर्यन की तरह ही उनके लिए पागल रहता था। घंटों लाइब्रेरी के बाहर इंतजार करना, कैंटीन में एक ही कॉफी शेयर करना, सब कुछ कितना जादुई था। लेकिन उसी प्यार करने वाले इंसान ने अपनी कंपनी के एक छोटे से कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ पैसों की खातिर अपनी ही पत्नी को नशे की हालत में किसी और के बिस्तर पर परोसने की साजिश रच दी। अगर उस रात उन्हें सही वक्त पर शक न हुआ होता तो वह सोचकर ही सिहर उठती थी कि उनके साथ क्या सुलूक होता। आज तक अनन्या के लिए यह समझना नामुमकिन था कि कोई इंसान महज कुछ पैसों और रसूख के लिए इतना नीचे कैसे गिर सकता है। पैसा वाकई इंसान का ज़मीर खा जाता है। दूसरी तरफ आर्यन मेडिकल रूम से निकलकर कैंपस के खुले मैदान की तरफ आ गया था। बारिश रुक चुकी थी और हल्की सी धूप निकल आई थी। जैसे ही वह कैंपस के मुख्य गलियारे से गुजरा, उसने गौर किया कि आसपास के स्टूडेंट्स के झुंड अचानक फुसफुसाने लगे हैं। कुछ लड़कियां उसकी तरफ उंगली दिखा रही थीं, तो कुछ लड़के दबी हुई हंसी हंस रहे थे। आर्यन अब पूरे रॉयल हेरिटेज यूनिवर्सिटी में मशहूर हो चुका था। वैसे तो इस रईस यूनिवर्सिटी में रोज नए कपल्स बनते थे और रोज ब्रेकअप होते थे। कैंटीन के कोनों से लेकर पार्किंग लॉट तक टूटे हुए दिलों की कहानियां आम थीं। लेकिन इस यूनिवर्सिटी के पूरे इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के छोड़कर जाने पर सरेआम खून की उल्टी की हो और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा हो। इस खबर में आग लगाने का काम खुद विक्रम मल्होत्रा ने किया था। उसने जानबूझकर अपने चमचों के जरिए पूरे कोलाज में यह बात फैला दी थी कि आर्यन शर्मा अपनी औकात देखकर सानिया के सामने रोते रोते खून थूकने लगा। और इसी वजह से महज आधे दिन के भीतर ही आर्यन पूरे कोलाज के लिए एक मजाक और गॉसिप का विषय बन गया था। देख, वही है नहीं जो सानिया के लिए देवदास बन गया था। एक लड़के ने पास से गुजरते हुए अपने दोस्त से कहा, हाँ यार, विक्रम भाई ने क्या औकात दिखाई है इसे। मिडिल क्लास लोग अमीर लड़कियों के ख्वाब देखेंगे तो खून ही थूकेंगे ना। दूसरे ने मजाक उड़ाया। कुछ ही घंटे पहले ये बातें आर्यन के दिल को छलनी कर देती। वह शायद शर्म से अपना सिर झुका लेता या उन लड़कों से लड़ने चला जाता। लेकिन अभी आर्यन के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और एक सर्द सी मुस्कान थी। वह उन बातों पर ध्यान देने के मूड में बिल्कुल नहीं था। शेरों को कभी भेड़ों की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह शांत कदमों से पूरी गरिमा के साथ सीना तानकर यूनिवर्सिटी के मेन गेट से बाहर निकल गया। बाहर की उमस और अस्पताल की दवाइयों की गंध से आर्यन का गला बुरी तरह सूख रहा था। उसे तेज प्यास लगी थी। सामने ही एक हाईटेक वेंडिंग मशीन लगी थी। आर्यन उस मशीन की तरफ बढ़ा ताकि एक पानी की बोतल खरीद सके। जैसे ही उसने मशीन में एक मिनरल वाटर की बोतल सिलेक्ट की और भुगतान करने की बारी आई, आर्यन ने आदतन अपनी जेब में हाथ डालकर अपना पुराना स्मार्टफोन निकाला ताकि वह QR कोड स्कैन करके UPI से पेमेंट कर सके। लेकिन फोन निकालते ही उससे अचानक उस सुपर रिच सिस्टम की याद आई जो कुछ देर पहले ही उसके साथ बाइंड हुआ था। उसे सिस्टम की वो बात याद आई, आप अपने फिंगरप्रिंट से दुनिया में कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं। आर्यन की धड़कनें तेज हो गईं। उसके दिमाग में एक सवाल कौंधा, क्या यह सिस्टम वाकई सच है या मेरे अवचेतन मन का कोई भ्रम है। इसे टेस्ट करने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता था। उसने अपना फोन वापस जेब में रखा और एक गहरी सांस ली। मशीन के साइड में एक छोटा सा फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा था। आर्यन ने अपनी दाईं तर्जनी उस स्कैनर पर रख दी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, डिंग। आर्यन के दिमाग में वही AI वाली आवाज गूंजी, सुपर रिच सिस्टम द्वारा ₹20 का भुगतान सफलतापूर्वक कर दिया गया है। और उसी पल वेंडिंग मशीन के अंदर से खटाक की आवाज आई और एक ठंडी मिनरल वाटर की बोतल नीचे बॉक्स में आ गिरी। ये सच में काम करता है। आर्यन ने कांपते हाथों से वो ठंडी बोतल निकाली। उसका स्पर्श इतना असली था। उसने बोतल खोली और गटागट आधा पानी पी गया। पानी की वो ठंडक उसके हलक से होती हुई उसके पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा भर रही थी। तभी उसकी आंखों के सामने वह नीला डिजिटल पैनल फिर से चमकने लगा। मालिक आर्यन शर्मा, बैलेंस ₹99,99,99,99,99,99,99,980 शारीरिक स्थिति, 15 प्राण शक्ति, 28 हुनर,
पॉइंट्स खर्च करके नए हुनर जोड़े। सुपर रिच पॉइंट्स। शून्य पैनल पर बैलेंस में से पूरे 20 रुपए कम हो चुके थे। हा 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 हा। आर्यन अचानक सड़क के बीचों बीच जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में कोई पागलपन नहीं था, बल्कि एक ऐसी आजादी की गूंज थी जो सदियों की गुलामी के बाद मिलती है। जो लोग सड़क से गुजर रहे थे वे उसे हैरानी से देख रहे थे, लेकिन आर्यन को अब दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। सुपर रिच सिस्टम कोई भ्रम नहीं था, यह 100% असली था। अगर ऐसा था तो आज से इसी पल से वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान था। इतना अमीर कि दुनिया के सारे बड़े रईस उसके सामने भिखारी लगे। दुनिया का सबसे अमीर आदमी, पफ, कुछ नहीं है वो मेरे सामने। आर्यन ने मन ही मन सोचा। फोर्ब्स की अरबपतियों की लिस्ट? बकवास। अगर दुनिया के टॉप 100 अमीरों की सारी दौलत एक साथ मिला दी जाए तब भी उनके बैंक अकाउंट में इतने जीरो नहीं होंगे जितने मेरे पास है। आज से मैं आर्यन शर्मा अपने जीने का तरीका पूरी तरह से बदल दूंगा। पिछले 20 सालों से मैंने सिर्फ गरीबी, समझौते और घुटन की जिंदगी जी है। एक एक रुपये के लिए तरसा हूँ। सानिया की एक मामूली से गिफ्ट के लिए मैंने महीनों तक पैदल सफर किया है, लेकिन अब और नहीं। अब मेरी जिंदगी के आने वाले दशक सिर्फ और सिर्फ मेरे होंगे। मैं इस दौलत को दोनों हाथों से लुटाऊंगा, दुनिया की हर लग्जरी का मजा लूंगा। एक ऐसी जिंदगी जीऊंगा जिसमें कोई फिक्र, कोई ईएमआई, कोई बजट नहीं होगा। उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गईं और उनमें एक खौफनाक चमक आ गई। और सबसे जरूरी बात, जिन जिन लोगों ने मुझे नीचा दिखाया है, जिन्होंने मेरी औकात का मजाक उड़ाया है, मैं उन सबको उनके घुटनों पर लाऊंगा। सानिया, विक्रम, अब तुम लोग देखना कि असली खेल कैसे खेला जाता है। अपने उबलते हुए जज्बातों को शांत करने के बाद आर्यन को एहसास हुआ कि वह सुबह से भूखा है। खून की उल्टी करने और बेहोश होने के कारण उसके शरीर में वैसे भी कमजोरी थी और अब उसे तेज भूख लग रही थी। उसने अपना सिर उठाया और सड़क के उस पार देखा। दूर बांद्रा की सबसे प्राइम लोकेशन पर एक गगनचुंबी इमारत शान से खड़ी थी, द ग्रैंड पैलेस होटल। ये मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे राज्य का सबसे आलीशान और इकलौता 7 सितारा होटल था। इसकी इमारत पूरी तरह से सुनहरे शीशों से बनी थी, जो धूप में किसी सोने के महल की तरह चमक रही थी। यहाँ रुकना तो दूर, यहाँ एक कप चाय पीने की कीमत भी आम आदमी की महीने भर की सैलरी से ज्यादा थी। यही वो जगह थी जहाँ विक्रम मल्होत्रा आज रात सानिया को लेकर आने वाला था। और आर्यन को अच्छी तरह याद था, जब कुछ महीने पहले वह और सानिया मरीन ड्राइव से लौटते हुए लोकल बस में सफर कर रहे थे, तो सानिया ने इस होटल को देखकर एक गहरी सांस ली थी और कहा था, आर्यन, पता नहीं इस जन्म में कभी हम इतने अमीर हो पाएंगे कि द ग्रैंड पैलेस होटल में एक बार खाना खा सके। ये मेरा सबसे बड़ा सपना है। आज तेरा वो सपना विक्रम पूरा कर रहा है ना सानिया? तो चलो मैं भी देखता हूँ कि इस सपने की असली कीमत क्या है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा और उस आलीशान इमारत की तरफ कदम बढ़ा दिए। चलते चलते भूख के कारण आर्यन का सिर थोड़ा चकरा रहा था, लेकिन उसके कदमों में अब एक राजा जैसी गमक थी। वह सड़क पार करके द ग्रैंड पैलेस होटल के विशाल सोने की नक्काशी वाले गेट के पास पहुंचा। गेट पर खड़े 6 फुट लंबे बाउंसर जो काले सूट में थे, उन्होंने आर्यन के साधारण और हल्के से मैले कपड़ों को एक अजीब सी नजर से देखा, लेकिन ड्यूटी के प्रोटोकॉल के कारण उन्होंने उसे रोका नहीं। आर्यन ने अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा किसी भी इंसान की आंखें चौंधिया देने के लिए काफी था। छत से लटकते हुए विशाल क्रिस्टल झूमर, फर्श पर बिछा इटालियन मार्बल जिसमें इंसान अपना चेहरा देख सके, और हवा में तैरती हुई एक बेहद महंगी मीठी सी खुशबू। हर तरफ विदेशी लोग और भारत के टॉप बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज नजर आ रहे थे। एक्सक्यूज मी सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जैसे ही आर्यन थोड़ा आगे बढ़ा, एक बेहद खूबसूरत, लंबी और गोरी परिचारिका जिसने एक डिजाइनर यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, एक पेशेवर मुस्कान के साथ उसके पास आई। हालांकि उसकी आंखों में आर्यन के फीके पड़े कपड़ों को देखकर एक हल्की सी हिचकिचाहट साफ दिखाई दे रही थी। मुझे खाना खाना है, आर्यन ने बहुत ही शांत और आत्मविश्वास से भरे स्वर में जवाब दिया। बिल्कुल सर, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कितने लोग हैं? परिचारिका ने नम्रता से पूछा। सिर्फ मैं अकेला। ठीक है सर, कृपया मेरे साथ आइए। परिचारिका ने अपने हाथ से रास्ता दिखाते हुए आर्यन को आगे चलने का इशारा किया।
आर्यन को लगा कि वह उसे सीधे डाइनिंग एरिया या किसी आलीशान रेस्टोरेंट की तरफ ले जाएगी, लेकिन उसे हैरानी हुई जब परिचारिका उसे रेस्टोरेंट की बजाय होटल के विशाल और भव्य फ्रंट डेस्क की तरफ ले गई। सर, क्या आपके पास हमारे होटल का मेंबरशिप कार्ड है? फ्रंट डेस्क पर खड़ी एक रिसेप्शनिस्ट ने आर्यन को ऊपर से नीचे तक आंकते हुए पूछा। उस डेस्क के पीछे लगभग 5-6 रिसेप्शनिस्ट्स खड़ी थीं। वे सभी किसी इंटरनेशनल एयरलाइंस की एयर होस्टेस जैसी लग रही थीं। सबकी हाइट लगभग 5 फीट 7 इंच से ज्यादा थी। दूध जैसा गोरा रंग और उनके चेहरे पर एक ऐसी नपी तुली मुस्कान थी जो सिर्फ पैसों वालों के लिए ही सच्ची लगती थी। नहीं, मेरे पास कोई कार्ड नहीं है, आर्यन ने सीधे शब्दों में जवाब दिया। रिसेप्शनिस्ट की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई और उसकी आवाज में एक हल्का सा अहंकार आ गया। मुझे खेद है सर, लेकिन द ग्रैंड पैलेस होटल के नियम बहुत सख्त हैं। हमारे यहाँ परोसा जाने वाला सारा खाना प्रीमियम क्वालिटी का होता है और रोजाना विदेशों से खास तौर पर इंपोर्ट किया जाता है। ताजगी बनाए रखने के लिए जो भी खाना या सामग्री दिन के अंत तक बच जाती है उसे हम फेंक देते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ के खाने की कीमत बाहर के किसी भी 5 स्टार होटल से कई गुना ज्यादा होती है। अगर आपके पास हमारा मेंबरशिप कार्ड नहीं है तो आपको डाइनिंग एरिया में जाने से पहले एक निश्चित सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा ताकि बिल का भुगतान सुनिश्चित हो सके। उसका लहजा ऐसा था मानो वह बिना कुछ कहे आर्यन को बता रही हो कि यह तुम्हारी हैसियत के बाहर की जगह है, यहाँ से चले जाओ। आर्यन ने उसकी बातों का बुरा नहीं माना। वो मुस्कुराया और पूछा, ठीक है, तो ये मेंबरशिप कार्ड कैसे बनता है? रिसेप्शनिस्ट ने एक गहरी सांस ली, जैसे वह किसी बेवकूफ को कुछ समझा रही हो। सर, अगर आप अपने अकाउंट में 1 करोड़ रुपए टॉप अप करते हैं तो आप हमारे होटल के नॉर्मल मेंबर बन जाएंगे। अगर आप 5 करोड़ रुपए टॉप अप करते हैं तो आपको प्रीमियम मेंबरशिप मिलेगी और अगर आप 10 करोड़ रुपए का टॉप अप करते हैं तो आप हमारे एलीट VIP मेंबर कहलाएंगे। आर्यन ने बिना 1 सेकंड की देरी किए कहा, ठीक है, तो एक कार्ड मेरे लिए बना दो। रिसेप्शनिस्ट थोड़ी चौंकी। उसने आर्यन के कपड़ों को फिर से देखा। सर, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप किस टियर में और कितना अमाउंट टॉप अप करना चाहते हैं? आर्यन ने बड़ी ही कैजुअल आवाज में, जैसे वह सब्जी वाले से धनिया मांग रहा हो, कहा, ऐसा करो, अभी के लिए इसमें 100 करोड़ रुपए टॉप अप कर दो। डेस्क के पीछे खड़ा हर शख्स जैसे पत्थर का हो गया। सर, माफ कीजिएगा। ऐश, शायद मैंने आपको ठीक से सुना नहीं। रिसेप्शनिस्ट की आवाज लड़खड़ा गई। उसकी नप्पी तुली मुस्कान अब एक झटके में गायब हो चुकी थी। मैंने कहा, मेरे नाम पर एक कार्ड बनाओ और उसमें 100 करोड़ रुपए टॉप अप कर दो। हिंदी समझ नहीं आती क्या? आर्यन ने थोड़ा जोर देकर कहा, सर, क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या आप सुनिश्चित हैं? रिसेप्शनिस्ट के माथे पर पसीना आ गया था। 100 करोड़ रुपए, मुंबई के बड़े बड़े बिल्डर्स भी एक बार में इतना बड़ा टॉप अप नहीं करवाते थे। मैं बिल्कुल सुनिश्चित हूँ। कार्ड बनाओ। आर्यन की आवाज में अब एक अजीब सा रौब था। रिसेप्शनिस्ट घबरा गई। उसे लगा कि यह लड़का या तो पागल है या फिर जानबूझकर होटल में तमाशा करने आया है, क्योंकि इस लड़के की शक्ल और कपड़ों से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यह अपनी पूरी जिंदगी में भी 100 करोड़ रुपए एक साथ देख पाएगा। सर, कृपया एक पल रुकिए, हमारी जनरल मैनेजर अभी आ रही है, रिसेप्शनिस्ट ने जल्दी से कहा। फिर उसने अपना वॉकी टॉकी निकाला और घबराई हुई आवाज में कहा, मिस वर्मा, क्या आप आसपास है? कृपया तुरंत मेन लॉबी के फ्रंट डेस्क पर आइए, एक अर्जेंट मामला है। मैं आ रही हूँ। वॉकी टॉकी से एक बेहद साफ और कड़क आवाज आई। कुछ ही पलों में एक बेहद खूबसूरत और शार्प दिखने वाली महिला फ्रंट डेस्क की तरफ तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दी। उनकी उम्र लगभग 25-26 साल रही होगी। उन्होंने एक डार्क ब्लैक कलर का डिजाइनर बिजनेस सूट पहना हुआ था, जो उनके कॉन्फिडेंस को और बढ़ा रहा था। उनकी चाल में एक अथॉरिटी थी। कोई भी देखकर बता सकता था कि वह बाकी रिसेप्शनिस्ट से कई दर्जे ऊपर थी। यही होटल की जनरल मैनेजर मिस नेहा वर्मा थी। क्या मामला है? मिस वर्मा ने फ्रंट डेस्क पर आते ही अपनी तीखी नजरों से आर्यन को देखते हुए पूछा। उस रिसेप्शनिस्ट ने मिस वर्मा के कान के पास जाकर फुसफुसाते हुए पूरी बात बताई। मिस वर्मा ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उन्होंने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई तिरस्कार नहीं था, बल्कि एक प्रोफेशनल सावधानी थी। वह आर्यन की तरफ मुड़ी
और एक बहुत ही सधी हुई आवाज में बोली, नमस्कार सर, मुझे बताया गया है कि आप अपने मेंबरशिप कार्ड में 100 करोड़ रुपए टॉप अप करवाना चाहते हैं, क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल सच है, आर्यन ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया। सर, मैं एक बार फिर पुष्टि करना चाहूंगी, 100 करोड़ रुपए, क्या आप पूरी तरह श्योर है? मिस वर्मा की आंखों में अभी भी शक था। मैं 100% श्योर हूँ, आर्यन ने शांति से कहा। मिस वर्मा ने एक गहरी सांस ली। ठीक है सर, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप किस बैंक के कार्ड या चेक से पेमेंट करेंगे? यह पूछते हुए मिस वर्मा खुद डेस्क के कंप्यूटर पर काम करने लगी। आप जो भी बैंक एक्सेप्ट करते हो सब चलेगा, आर्यन ने कहा। सर, आप पेमेंट किस माध्यम से करेंगे? मैं अपने फिंगरप्रिंट से पेमेंट करूंगा। मिस वर्मा की उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गईं। फिंगरप्रिंट से 100 करोड़ का पेमेंट, उन्होंने आज तक ऐसी कोई तकनीक नहीं देखी थी जो बिना किसी बायोमेट्रिक बैंकिंग सेटअप के इतने बड़े अमाउंट को सिर्फ उंगली रखने से पास कर दे। लेकिन वह एक प्रोफेशनल थी। ठीक है सर। मिस वर्मा ने डेस्क पर रखे एक छोटे से बायोमेट्रिक स्कैनर को ऑन किया और कंप्यूटर स्क्रीन आर्यन की तरफ घुमा दी। कृपया यहाँ अमाउंट चेक कर लें। स्क्रीन पर 1 अरब रुपए लिखा है। अगर अमाउंट सही है तो कृपया कंफर्म पर क्लिक करें और अपनी उंगली यहाँ स्कैनर पर रखिए। आर्यन ने स्क्रीन की तरफ देखा। हाँ, वहाँ 1 के आगे 9 जीरो लगे हुए थे, पूरे 100 करोड़। उसने बिना किसी घबराहट के स्क्रीन पर कंफर्म दबाया और अपनी दाईं तर्जनी को स्कैनर पर रख दिया। लॉबी में अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। डेस्क के पीछे खड़ी 7 रिसेप्शनिस्ट्स और खुद मिस वर्मा की सांसें अटकी हुई थीं। वे सब उस मशीन की आवाज का इंतजार कर रही थीं, जो अगले कुछ सेकंड में यह साबित कर देगी कि सामने खड़ा यह साधारण सा लड़का कोई पागल है या मुंबई का सबसे बड़ा छुपा हुआ रईस। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, बीप। फ्रंट डेस्क की वह भारी भरकम पेमेंट मशीन अचानक जोर से बजी। मशीन के स्पीकर से एक साफ और डिजिटल आवाज पूरी लॉबी में गूंज उठी। पेमेंट सफल रहा। 100 करोड़ रुपए सफलतापूर्वक प्राप्त हुए। उसी पल मिस वर्मा के कंप्यूटर स्क्रीन पर ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड का हरा निशान चमकने लगा और मशीन से एक लंबी सी रसीद बाहर निकलने लगी। उस 1 सेकंड में वहां खड़ी मिस वर्मा सहित वो 7 लंबी और खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट्स के चेहरे की रंगत उड़ गई। उन्होंने एक जोरदार सांस अंदर खींची। जिस आर्यन को वे कुछ देर पहले एक गरीब, आवारा और अनचाहा मेहमान समझकर तिरस्कार की नजरों से देख रही थी, अब उनकी नजरें पूरी तरह बदल चुकी थीं। उन लड़कियों की आंखों में अब एक ऐसी चमक और लालच था जैसे किसी भूखे शेर ने सालों बाद ताजा मांस देखा हो। उनका बस नहीं चल रहा था कि वे डेस्क बांधकर आर्यन के पैरों में गिर जाएं या उसे पूरा का पूरा निकल जाए। पैसों की ताकत ने महज 3 सेकंड में एक लूजर को उनके लिए एक भगवान बना दिया था।